ये मनुवादी डंका नहीं है, ये दामोदर यादव मंडल का डंका है। डंके की चोट पे आएंगे डबरा, आएंगे डबरा, आएंगे डबरा, सभा भी करेंगे और वो राज भी खोलेंगे, वो भ्रष्टाचार भी खोलेंगे जिससे डर रहे हो तुम। जैसे छतरपुर में डर रहे थे वैसे डबरा में डर रहे हो। जहां जहां धर्म का इस्तेमाल धंधे के रूप में कर रहे हो वो डरेंगे। वही डरते हैं दामोदर से, संविधानवादी कभी नहीं डरते, सिर्फ वही डरते हैं। आ रहे हैं डबरा, आएंगे, उम्मीद करता हूं 1 लाख लोग पहुंचेंगे, वहां सभा भी करेंगे और डबरा के प्रिय भाइयों को बताएंगे, संविधानवादी साथियों को, SC ST OBC के साथियों को तो बताएंगे, सो बताएंगे, माइनॉरिटी के साथियों को भी बताएंगे, लेकिन संविधानवादी मनुवादी नहीं, मानवतावादी सोच के जनरल वर्ग के भी भाइयों को बताएंगे और उस जाति के भाइयों को भी बताएंगे जिस जाति के एक व्यक्ति ने राजनीति छोड़ के बाबा बनने की ठान ली है। क्योंकि राजनीति में तो कुछ हो नहीं रहा था और जब राजनीति में कुछ नहीं हो रहा तो अब संत बनने निकला है भाई। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत सुनी है सबने। भगवा चोला पहन लेने से जो आत्माएं सताई हैं उनकी जो बद्दुआएं लगी हैं वो दूर नहीं होती। मेरे भाई, मेरे पुराने मित्र आएंगे, बताएंगे, पूछेंगे, प्रशासन को वहीं खड़ा करके जरूर पूछेंगे कि बताओ जो जांच हो रही थी वो कहां पहुंची, ये संपत्ति कैसे किसके नाम आई, कैसे किसने किस अधिकार से ट्रस्ट को दे दी, जरूर पूछेंगे उस सभा में, जरूर पूछेंगे। और फिर उसके बाद निकलेंगे तो मेरे डबरा के साथियों, भितरवार के साथियों, तैयारी कर लो, एक नया शंखनाद करेंगे। मानवतावादी सोच को स्थापित करने का, संविधानवादी सोच को डबरा में भी स्थापित करने का काम करना है। और नेताओं आप भी सुन लो, दूसरे दलों में हो, किस किस दल में हो या उसी दल में हो, कुछ अच्छे नेता भी हैं जिनमें हिम्मत है लड़ने की, कुछ हमारी बहन भी है, लड़िए हिम्मत में, ताकत से। हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, ना मैं हूं ना आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद है। हमारी सीधी लड़ाई है आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, जातंकवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, ये हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई मरते दम तक कायम रहेगी, मरते दम तक। एक सांस बचेगी इस जीवन में, इस शरीर में एक खून का कतरा रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, नहीं रोक पाओगे। भलाई इसी में है कि सुधर जाओ। तो जो अच्छे नेता हैं वो अच्छे ही रहें, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं। सहयोग करें, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। अगर नहीं कर पाते हैं सामने खुल के तो भी सहयोग करिए, क्योंकि ये लड़ाई आप भी जानते हो कि जो लड़ाई दामोदर लड़ रहा है वो MLA फैमिले, मंत्री संतरी बनने की नहीं है, नहीं है ये लालसा। ये जिंदगी तो मैं 20 साल से जी रहा हूं, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं 25 साल से जी रहा हूं। उनकी आवश्यकता दामोदर को नहीं है, उसके माँ बाप ने उसको उतना सक्षम बनाया। ये लड़ाई आपके बच्चों की, आपके बचे हुए जीवन की, हमारे बच्चों की, हमारे बचे हुए जीवन की, हमारी अगली पीढ़ी के लिए है और उसको मैं लड़ूंगा पूरी ताकत से। अगर आपको उचित लगे तो साथ देने का काम करिए। आ रहा हूं डबरा और हम फिर डबरा के बाद निकलेंगे। डबरा से हम टेकनपुर भी पहुंचेंगे, जौरासी भी पहुंचेंगे, ग्वालियर भी पहुंचेंगे, मानवर साहब कांसीराम जी की जयंती भी मनाएंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू भी लगाएंगे। ये हमारा पूरा मकसद है। इस यात्रा को अग्रिम में आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। मेरी अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि जरूर आप इस यात्रा को अब तक के तीनों चरणों से भी भव्यता से करेंगे और सफल करने का काम करेंगे। पूरे देश की नजर हमारे ऊपर टिकी है भाइयों, पूरे देश की। बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा है वो प्रादेशिक या एक चंबल क्षेत्र भर का नहीं रह गया, ये पूरे देश का मुद्दा है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, उड़ीसा से, तो हरियाणा से, तो दिल्ली से, तो बिहार से, तो झारखंड से, यहां तक कि जम्मू से तक लोग फोन करके, मैसेज करके ये कह रहे हैं कि हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के हमें ये सिद्ध करना है कि बाबा साहब की स्टेच्यू सिर्फ स्टेच्यू नहीं बल्कि बहुजनों की आज इस देश के अंदर क्या ताकत है, क्या स्थिति है, उसको हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि ये देश हमारा है और ये देश हमारे ही बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलेगा। तो आप सब लोग तैयारी में लग जाए, हम डबरा में बड़ी रैली करने जा रहे हैं।
इसके लिए प्रशासन को भी कहूंगा, आप सबसे अपेक्षा है कि आप भी तैयारी में लग जाएं और अच्छी तैयारी करें। जैसी तैयारियां अभी तक प्रशासन ने पिछली यात्राओं में की है, मुझे अपेक्षा है कि ग्वालियर का प्रशासन भी वैसी तैयारियां करने का काम करेगा। हम संवैधानिक लोग हैं, हम कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनने देते और हम हमेशा कोऑपरेट करते हैं कि स्थितियां ठीक रहें, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सारे काम हों। अब आगामी योजनाओं के बारे में साथियों आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे साथियों, जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताता हूं। ओबीसी के मुद्दे पर मैं कहूंगा, जो भी ओबीसी के संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मेरे भाइयों, 13% होल्ड हटाने की मांग करते करते आपको लंबा समय हो गया, मुझे लंबा समय हो गया, लेकिन सरकार नहीं हटा पा रही है। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, आप और हम बेहतर जानते हैं, क्योंकि किराएदार हैं, मालिक नहीं है उस घर के जिस घर में बैठे। अगर उस घर में बैठे उसके मालिक होते तो ये नारा कभी नहीं लगता कि मोहन यादव जाएगा, जाके अपनी भैंस चराएगा। इतनी हिम्मत लगा दो कोई योगी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा तो मान जाऊं मैं, लगा दे ये मनुवादी है, हिम्मत मनवादियों में लगाओ। योगी के खिलाफ अगर नारा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, मोहन यादव के खिलाफ लगा सकते हो, क्योंकि मोहन यादव ओबीसी के हैं और आप घर के मालिक हो और मोहन यादव जी किराएदार है। बहन उमा भारती जी, मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय जो अब दुनिया में नहीं है गौर साहब, चार मुख्यमंत्री बना लिए, लेकिन एक भी रिजर्वेशन लागू नहीं कर पाया। तो 13% होल्ड हटाने की मांग हम किनसे कर रहे हैं भाइयों? जो हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे भी कहूंगा, आप सिर्फ चाहते हो कि आंदोलन में आए और चले जाएं वापस, या 2-4 दिन बैठ जाएं, हमारी कोई तो सुनवाई हो जाए। होगी सुनवाई, लड़ेंगे लड़ाई, और सरकारें नहीं सुनेंगी तो सरकारें बदली भी जाएंगी मेरे भाई बहनों, बदली भी जाएंगी। मुझे मालूम है आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत आए, बार बार आए, कभी अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, कभी लगता है आपको कि आपका राजनीतिक उपयोग हो रहा है, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो अधिकार है और यही तरीका है लड़ने का। तो लड़ेंगे 13% का मामला, लेकिन मेरे भाइयों ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाना। जातिगत जनगणना के लिए भरोसे मत बैठे रहना, नहीं तो 50 साल जनगणना नहीं करेंगे। 1931 की जनगणना के हिसाब से ओबीसी की जो आबादी थी वो 52% थी। तो आज जब सरकारी रिकॉर्ड में 52% मान के सरकारी योजनाएं बनाई जाती है, तो मैं फिर अपील करूंगा मोहन यादव जी की सरकार से, इस देश में नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जिनको भी तेली तमोरी तक कह दिया इन दुष्ट लोगों ने, जातिगत गालियां दोनों को दे दी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि हमारा 52% रिजर्वेशन लागू कराने का काम करें, और इसके लिए हम निरंतर आंदोलन करेंगे। मैं रूपरेखा तैयार कर रहा हूं साथियों, सभी संगठन के लोगों से बात करके, पहले आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात करके, और सब संगठन के लोगों को भी शामिल करेंगे हम सब साथी। और एक भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन, जंगी प्रदर्शन, जो अनिश्चितकालीन हो, सिर्फ एक दिन का नहीं कि मीडिया ने घेर लिया, हमने कह दिया, पुलिस ने ज्ञापन ले लिया। हम बैठेंगे स्थायी रूप से बैठेंगे। पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग कम से कम 20 क्षेत्रों में बांटेंगे, कम से कम 10 क्षेत्रों में 10 संभाग वाइज तो बांट ही सकते हैं, और एक दिन एक संभाग के लोगों की ही ड्यूटी रहेगी, दूसरे दिन दूसरे संभाग की, तीसरे दिन तीसरे संभाग की, ऐसे लगातार 10 दिन तक धरना चलाएंगे हजारों की संख्या में, और उस धरने के बाद भी लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे, और फिर लास्ट में जाके पूरे प्रदेश के लाखों लोगों को लेकर भोपाल में बैठेंगे। आदरणीय मोहन यादव जी, हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि आप बहुजन समाज से आते हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन यादव होने के नाते ओबीसी हो तो आपकी ड्यूटी बनती है। आप मानो या ना मानो, मानवर साहब, कांसीराम जैसे नेताओं ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का प्रयास किया। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय शरद यादव जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, इन सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। लेकिन कितनी अस्तित्व में आई, कितनी लड़ाई बाकी है, बड़ी लड़ाई लड़ना है और उसको भी लागू कराना है। उसके लिए हम बड़ा आंदोलन साथियों करने वाले हैं। दूसरी जो हमारी आगामी योजना है, एक बुंदेलखंड की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है मेरे भाइयों। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की, लेकिन विशेष तौर पे
मैं सोच रहा था यात्रा के दूसरे चरण में जब गया तो मुझे लगा कि सिर्फ गुना शिवपुरी के लोग, राजगढ़ गुना शिवपुरी के लोग ही राजा महाराजा की राजनीतिक रूप से गुलामी में जी रहे, मानसिक रूप से गुलामी में जी रहे। एक तरफ राजा का राज तो दूसरी तरफ महाराजा का राज, और दोनों दलों में, दोनों ही दलों में या तो राजा के पैर छुओ या महाराजा की चप्पलें उठाओ। तो मैं आवाज लगा के आया हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वहां भी तेजी से क्रांति आ रही है। शिवपुरी में मैंने देखा कि बाबा साहब की स्टेच्यू जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी है। ग्वालियर का मूवमेंट पूरा कर ले, ये यात्रा पूरा कर ले, उसके बाद मेरे शिवपुरी के साथी तैयार रहो, एक जोरदार आंदोलन करेंगे और हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू भी लगवाएंगे और उस एरिया का सौंदर्यीकरण भी इस सरकार से, कलेक्टर से करवाएंगे। तो आगामी जो हमारी योजना है, मैंने बताया बुंदेलखंड में बहुत बुरी स्थिति है। यहां राजा महाराजाओं के लोग गुलाम हैं या गुलामी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो बुंदेलखंड की तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। बुंदेलखंड में आडंबरी पाखंडियों ने तो अंधविश्वास में लोगों को डाल के मूर्ख बना ही रखा, लेकिन कहीं पे गढ़ी, किले, महलों ने भी कब्जा कर रखा है। मेरे भाइयों, मैंने टीकमगढ़ देखा, छतरपुर देखा, टीकमगढ़ और छतरपुर की स्थितियां देखी तो बेहद बुरा लगा। क्या स्थिति है टीकमगढ़ छतरपुर की? वहां पे वो हमारे 28 साल के भाई के मारे कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं। सब आरडी प्रजापति जैसे तो नहीं होते, सब सनी जैसे तो नहीं होते, सब संजू जैसे तो नहीं होते, सब संजय जैसे नहीं होते, सब हृदय जैसे नहीं होते, सब धर्मेंद्र जैसे नहीं होते। नहीं खोल पा रहे हैं लोग जुबान, डर रहे हैं। मीडिया पे भी प्रेशर, प्रशासन पे भी प्रेशर, जांचें तक नहीं होती, लोगों की मौत हो जाती, पोस्टमार्टम नहीं होते, कितने लोग लापता हो जाते, किसी को पता नहीं। सब पता कर रहा हूं मैं, सब पता कर रहा हूं। ये स्थिति छतरपुर की। और टीकमगढ़ की क्या स्थिति है? निवाड़ी टीकमगढ़ मिला के 5 सीटें हैं, 5 में वो लोग विधायक बन के बैठे जिनके 1000 1,500 वोट है, किसी के तो 400-500 ही है निवाड़ी वाले में। तो ऐसी स्थिति में यादव, लोधी, कुशवाहा, पाल, रैकबार, ये बड़ी संख्या में वहां पे जातियां हैं, बड़ी संख्या में। और मेरे अहरबार भाई तो जागरूक है ही, उसके बाद भी राजनीतिक समीकरण नहीं बना पाए लोग। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझसे गलती हुई कि मैं देर से निकला, लेकिन बुंदेलखंड के साथियों, आपसे वादा करता हूं, टीकमगढ़ को राजाशाही से, निवाड़ी को राजाशाही से और छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड से मुक्त करा के ही दामोदर मानेगा। इस चुनौती से कह रहा है, रोक पाओ तो रोक लेना, जो कर पाओ सो कर लेना। तो अगला आंदोलन, अगली तैयारी टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, इन सब जगह कार्यक्रम करने की है और ऐतिहासिक और बड़े कार्यक्रम करेंगे। पहले हमारे साथी कमरा बंद बैठकें करके जन जागरण अभियान चलाते हुए कम से कम तीनों जिलों के अंदर 300 सभाएं करेंगे, 300 बैठकें करेंगे, जिनसे प्रशासन की लेने की अनुमति भी नहीं। हॉल में 150 लोग जगह जगह बैठेंगे और उसके बाद मैं आऊंगा और लाखों लोगों को खड़ा करके और उस दिन लोगों को शपथ दिलाऊंगा कि ना आडंबर पाखंड के शिकार होंगे और ना ही आतंकवाद को सहेंगे, हर हाल में अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। ये हमारी आगामी योजना है। एक और बात कहना चाहता हूं, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बुंदेलखंड राज्य की जो बात होती है मेरे भाइयों, मैं ऐलान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, और बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी साथी हैं, प्रजापति जी सहित, उन सब का आह्वान कर रहा हूं। ये लड़ाई अभी तक बहुत कमजोर स्थिति में लड़ी गई है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। मैंने बुंदेलखंड की स्थिति देखी और झांसी स्टेशन पर देखता हूं कैसे लोग पलायन कर रहे हैं। निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य बनाने की आवश्यकता है। मैं झांसी के लोगों से, ललितपुर, बीना बमीना के लोगों से भी कहूंगा, उरई, जालौन और महोबा के लोगों से भी कहूंगा कि आप सब भी संपर्क करिए। हम सब मिलके एक मजबूत ताकत खड़ी करेंगे और बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले सभी साथियों को ये बताएंगे कि आपको डेवलपमेंट करना है तो सबसे उसका आसान तरीका है कि अलग से राज्य बनाने के लिए आपके अंदर भी आग पैदा होना चाहिए, इच्छा शक्ति पैदा होना चाहिए लड़ने की, और लड़ना शुरू करना चाहिए, मांग तेजी से उठना चाहिए। बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने के लिए हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, ये भी मेरा वादा है। और इसके साथ एक सवाल है, सनातन हिंदू एकता यात्रा, मेरे भाई धीरेन्द्र, छोटे भाई धीरेन्द्र,
सनातन हिंदू एकता यात्रा के नाम से जो नौटंकी अभी की गई थी आपके द्वारा गैर संवैधानिक मांगों को लेके मैंने चुनौती दी थी। आपने कहा था कि जिस दिन मथुरा में समापन करेंगे धीरेन्द्र जी, तो आपने कहा था कि मथुरा में समापन में अगले चरण की घोषणा तय कर दी जाएगी। कहां है घोषणा? डर गए? और डर गए तो पूरी तरह से डर जाओ, क्योंकि गैर संवैधानिक काम करने में डरना ही चाहिए। और नहीं तो दामोदर यादव की चुनौती है धीरेन्द्र शास्त्री आपको, अगर हिम्मत है तो गैर संवैधानिक मांग जो आपने रखी थी, पंथ निरपेक्ष को नष्ट करने वाली और भारत के संविधान को नष्ट करने वाली, आओ निकलो एक बार मैदान में, करके देखो यात्रा। आपके उनने तो कर दी थी, वो ऐसे वाले जो गुरुजी हैं उनने तो कर दी थी कि अब हम यहां से दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएंगे पैदल पैदल। हालांकि मैं देख रहा था आपके चेहरे पे बहुत तनाव था, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया कि नहीं अभी यात्राओं के चक्कर में नहीं फंसना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी में उलझ जाएंगे। दामोदर और दामोदर जैसे हजारों लोग तैयार बैठे हैं गैर संवैधानिक मांगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हाँ, मैं जानता हूं कि आवाज मैंने उठाई शुरू की और मैं 15 दिन तक अकेले ही गालियां सुनता रहा अंधविश्वासियों से, पाखंडियों से, मनुवादियों से, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिछड़े भी जागेंगे, मेरे अपने अम्बेडकरवादी साथी भी जागेंगे, दलित भी जागेंगे और मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग भी जागेंगे, और सब जागे और आज 1 लाख लोग आपको ही कोसने का काम कर रहे हैं। दामोदर को कोई नहीं कोस रहा तुम्हारे तनखैया और ट्रोलरों के अलावा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। फिर से चुनौती दामोदर यादव की कि धीरेन्द्र शास्त्री आप में दम है तो हिंदू एकता कौन सी यात्रा निकाल रहे थे उसका तीसरा चरण घोषित करो और निकाल के देखो। मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, और नहीं रुकी अगर कोर्ट से भी तो जहां से भी निकालोगे 10,000 लोगों को ले जाके धरने पे जगह जगह बैठने का काम करेंगे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार होगा। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प यात्रा के तीसरे चरण की सफलता के लिए, अगले चरण के लिए अग्रिम मंगल कामनाएं कि बहुत भव्यता से आप करोगे। बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे, हम लोग शिवपुरी में भी लगाएंगे, ये हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। आडंबर, पाखंड, सामंतशाही इन सब को मिटाएंगे और मनुवाद को तो जड़ से खोद डालेंगे। ये दामोदर का वादा है। चाहे गुना शिवपुरी हो, चाहे बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी हो, इन सबको मानसिक गुलामी से आजाद करा के उनके हक अधिकारों की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ये दामोदर का आप सबसे वादा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही खड़े रहिए। यकीन मानिए जीत हमारी होगी और हमारे रहते ही होगी। ये मत सोचिए कि इतने महापुरुष हमारे चले गए और फिर भी हम उस स्थिति में हैं। उनकी मेहनत के कारण हम यहां खड़े हैं, उनकी मेहनत के कारण हम यहां खड़े हैं कि अब हम जीत के मुहाने पे हैं। हमें थोड़ी सी ताकत लगाने की जरूरत है। मनुवाद का सफाया होगा और संविधानवाद कायम होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी को मंगल।